हम लोग देखेंगे न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने भी हाल में ही नई शिक्षा नीति मतलब न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लॉन्च की है। इसके साथ बहुत ही नया चेंज आपको अपने एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलेगा। हाँ, इसके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी जुड़ी हुई हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ये क्यों न्यूज़ में आया है। तो आपको इसमें सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ HRD थी, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अब इसका नया नाम हो गया है और नाम चेंज करने में सरकार बहुत ही आगे है। अब इसने इसका नया नाम जो बनाया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान रखिएगा। अब HRD मिनिस्ट्री के नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ में जो बात की गई है, ये जो हमारे जो बहुत से बच्चे, तकरीबन 2 करोड़ बच्चे जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन से बाहर हो जाते हैं, उनको इसमें लाने की बात की गई है और एक नया फ्रेमवर्क तैयार करने की बात की गई है। तो ये बहुत इसके यूनिक फीचर है और इसकी बेशक हमें तारीफ़ करनी चाहिए। और जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आप इसमें देख सकते हैं वो हमारे करंट एजुकेशनल सिस्टम की बात हो रही है, जो 10+2 यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो 3 बोर्ड्स हमारे यहाँ पॉपुलर स्टेट बोर्ड्स और CBSE एंड ICSE बोर्ड है, उसके पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज है। अब ये 10+2 ना होके 5+3+3+4 कर दिया गया है। इसको हम आगे थोड़ा और समझेंगे। तो अगर मैं स्टार्ट करें, जो मेजर जो रिवैम्स हुए हैं या जो मेजर डेवलपमेंट हैं, जो बड़े बड़े चेंजेस हैं, वो पहले स्कूल एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं। तो सबसे पहले जो भारत सरकार ने प्लान किया है कि इसमें हमारे जो स्कूल का जो इनरोलमेंट रेशियो है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, वो अभी भी कई डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत पीछे है। तो इसको सन 2030 तक 100% अचीव करने की बात की गई है। हमारे देश में बहुत से एजुकेशनल कमीशन बैठाए गए हैं जिसमें हमेशा इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की बात की गई है। शायद आपको पता हो 1964 से 66 के बीच में कोठारी कमीशन आया था, आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए, जिसने हमेशा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात की थी, एजुकेशन को एक्सेसिबिलिटी की बात की थी। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई है कि अभी तक हमारे स्कूल में जो प्ले स्कूल था या नर्सरी बोलते हैं, कहीं किंडरगार्टन बोलते हैं, जिसमें हमारा नर्सरी या प्रेप या जो भी आप अपर KG लोअर KG बोलते हैं, वो सब सेक्शंस को हम लोग सब नहीं टच करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो मेजर जो चेंज है वो उसमें स्कूल के जो बहुत छोटे बच्चे थे, जो छोटी उम्र के थे, उनको भी इंक्लूड किया गया है, जो हमारे प्ले या नर्सरी पार्ट में आते थे। ओके, अब स्कूल एजुकेशन में और फीचर्स देखते हैं। अब इस चार्ट के थ्रू और अच्छे समझ लेते हैं। अभी तक का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वो 10+2 का था, जैसे कि आप पिक्चर के लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं। और अब जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखिए, अगर बॉटम में जाते हैं तो आपका फाउंडेशन स्टेज आता है। इसमें हमारा क्लास 1-2 तो है ही, लेकिन उसके पहले भी जो हमारे जो क्लासेस हैं, जैसे प्रेप नर्सरी या जो भी हैं प्ले स्कूल, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। इसका भी प्रॉपर असेसमेंट होगा और इसको भी रिकॉग्निशन मिलेगा। ये बहुत बहुत बड़ा चेंज है और इस चेंज को हमें वेलकम करना चाहिए। दूसरा स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें बच्चा एक्टिविटी, डिस्कवरी या खेल के माध्यम से सीखेगा। इसमें हमारा जो क्लास 3rd से लेकर 5th, ये 3 साल के, क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th। और अगर हम एज की बात करते हैं तो वो एज है 8 से 11। तो उस एज में बच्चे को काफ़ी फ्रीडम रहेगा कि वो अपने चीज़ों को सीख सकता है। इसमें असेसमेंट काफ़ी, अभी तक जो रोट लर्निंग का जो पैटर्न था उससे काफ़ी ऊपर उठ के हम सीखेंगे। फिर इसके बाद आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में हमारे 3 क्लास आते हैं, 6, 7 और 8। ये 3 साल को ब्लॉक दिया गया है और इसमें जो मेन एज ग्रुप है वो हमारा एज 11 से लेके 14, मतलब कि 11 ईयर्स टू 14 ईयर्स को फोकस किया गया है। इसमें स्टूडेंट के पास सीखने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म है, जैसे इसमें वो बेसिक साइंसेस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस, इन सब पे भी फोकस करेगा। और इसके बाद जब हम जाते हैं तो हमारा सेकेंडरी स्टेज, जहाँ से हमारी पढ़ाई और डेवलप होती है। कई स्कूलों में या कई जगह अभी भी माना जाता है कि लोग कहते भी कि असली पढ़ाई तो क्लास 9th से शुरू होती है। तो इसमें क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th, तो ये जो लास्ट का जो स्टेज है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये 5+3+3 और ये लास्ट के जो 4 हैं
9th एंड 11th, जो बहुत ही क्रंच ईयर है, इसमें स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी। जैसे कि अभी तक यूपी बोर्ड में क्लास 9 से ही बच्चा अपना कई बोर्ड्स में या स्टेट बोर्ड्स में, मैंने भी यूपी बोर्ड शायद बोला, तो क्लास 9th से वो पिक करता है, जिसमें वो आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स लेता है। लेकिन अब कई बोर्ड्स में क्लास 11 से लेता है, जिसमें वो साइंस आर्ट्स कॉमर्स चुनता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बच्चा कोई भी ह्यूमैनिटीज़ भी ले सकता है, साइंस भी ले सकता है, उसके ऊपर ये बंदिश या बर्डन नहीं है। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है, हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होता है फेब या मार्च में होता है, और बहुत इसका प्रेशर स्टूडेंट्स पे होता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी से बेस्ड होती है। तो आप नोटिस करिए, पहले सरकार ने हाई स्कूल के एग्ज़ाम को आसान किया, अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें, और बाद में अब जो नया एजुकेशन सिस्टम में देखें या न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, तो उसमें क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम को साल में 2 बार कराया जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा है कि क्लास 10th एंड 12th एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी ईजियर, मतलब ये आसान बनाई जाएगी, और इसमें उसको कोर कॉम्पिटेंसीज़ की बात की जाएगी रादर देन मेमोराइजेशन। मतलब अभी तक जो हम रोट लर्निंग या रट के आते थे, उससे हम ऊपर उठेंगे और प्रैक्टिकल या कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट के पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि वो एग्ज़ाम को 2 बार ऑप्ट कर सकता है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो स्कूल में एक नया एक्रेडिटेशन सिस्टम आएगा। जैसे कि अभी तक हमारे स्कूल में एक DIOS होते हैं, अगर जो शहरों में इंस्पेक्शन करते हैं, बोर्ड्स के इंस्पेक्शन होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर एक एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स को नहीं, यानी कि सरकारी स्कूल्स को ही नहीं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स को भी पिक करेगा। तो हम लोग को ये बात बहुत ही ध्यान रखनी है कि क्लास 10 12th में आप साल में 2 बार एग्ज़ाम दे सकता है। दूसरा, एक न्यू एक्रेडिटेशन सिस्टम आने वाला है या फ्रेमवर्क आने वाला है जो बच्चों की पढ़ाई को रेगुलेट करेगा, सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी। इसके अलावा अगर हम जाएं तो हम देख सकते हैं कि जो मैंने भी कहा ना कि बहुत ही फ्लेक्सिबल लर्निंग की बात हो रही है। फ्लेक्सिबल टीचिंग होगी, बच्चों के पास आज़ादी होगी, और इतना ही नहीं, वो वोकेशनल स्टडी हो और एक्स्ट्रा करिकुलर को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जैसे आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आप कोकल एक्टिविटीज़ अच्छी करते हैं, क्योंकि अभी तक का हमारे यहाँ जो सिस्टम है, एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। अब इससे हम लोग शायद ऊपर उठ जाएंगे। इसमें फीचर ये ऐड किया गया है वो है कि आप क्लास 6 से ही बच्चा वोकेशनल एजुकेशन की ओर बढ़ेगा और स्किल डेवलपमेंट की बात करेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 6 से ही वो कोडिंग वगैरह को पिक कर सकता है। अब आते हैं कुछ उन पॉइंट्स को डिस्कस करने जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो आपकी जो नेशनल न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आने वाली है, इसमें कहा गया है कि क्लास 5 तक जो पढ़ाई होगी या तो वो मदर टंग में होगी या किसी रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में होगी। इसका मतलब ये समझिए कि सरकार ये प्लान कर रही है कि क्लास 5 तक स्टूडेंट्स को अपनी नेशनल यानी कि मदर लैंग्वेज यानी हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 2019 के ड्राफ्ट में रीजनल लैंग्वेज की जब बात उठी थी, यानी कि मदर टंग की जब बात उठी थी, तो कई साउथ के स्टेट्स ने इसका अपोज किया था, और उस ड्राफ्ट से ये बात फिर फाइनल जो हमारा जो पॉलिसी जो भी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें से ड्रॉप कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि क्लास 5th तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करेंगे, मीन्स मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं रहेगा। इस पर सरकार को भी क्लैरिटी देनी है, बट फिलहाल जो ये पॉलिसी कहती है उसके हिसाब से आपकी अब जो क्लास 5th तक की पढ़ाई वो इंग्लिश मीडियम में नहीं रहेगी। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अब एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन आएगा 2021 में। जो इसको फॉर्मुलेट कौन कर रहा है, इसको NCTE मीन्स नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन और इन कंसल्टेशन विद NCERT। प्लीज़ इन सब नेम्स को ध्यान रखिएगा, दिस NCTE NCERT ये बहुत यूनिक फीचर है। तो अगर अभी तक के कोर पॉइंट्स को समझें तो फ्लेक्सिबल लर्निंग हुई है, 5+3+3+4 का एजुकेशन सिस्टम आया है, पूरा सिस्टम को हटाया गया है। क्लास 10th और 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम था वो उसको हटा के अब नया जो पैटर्न आया है, इसमें जो बोर्ड एग्ज़ाम जब भी होगा उसमें आपका फ्लेक्सिबिलिटी है साल में 2 बार इम्तिहान देने की। ये जो स्ट्रीम्स की जो बैरियर थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो साइंस वाला कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पिक कर सकता है, कॉमर्स वाला ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स के पेपर पिक कर सकता है। नेक्स्ट इसमें कहा गया था कि जो स्कूल का मीडियम होगा वो
टीचिंग का वो मदर टंग यानी कि मातृभाषा या फिर रीजनल लैंग्वेज में होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी इसमें ऐड की गई है कि जो एक्रेडिशन है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों पे लागू होगा और उसका एक नेशनल फ्रेमवर्क बनेगा। इसी तरह करिकुलम का भी जो टीचिंग एजुकेशन का है, जैसे अभी तक बीएड करके या ये जो बीएड या एमएड या इस तरह के जो कोर्सेज हैं जो बच्चे पास करके टीचिंग करते हैं, उनके लिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनने जा रहा है। और इसमें NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग भी अपना रोल प्ले करेगा। ये 2021 में आना है, तो इसको हमको याद रखना है। अब आते हैं हायर एजुकेशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि हायर एजुकेशन में भी हमारे देश का रेशियो बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो पहला टास्क सरकार ने रखा है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में बढ़ाना है, जो फिलहाल 26.3 है, इसको बढ़ा के 50% तक ले जाना है 2035 तक। मतलब आज से 15 साल बाद हमारे देश के आधे बच्चे का जो एनरोलमेंट ज़रूर होगा हायर एजुकेशन में। फ़िलहाल ये 1/4 है, तो ये बहुत ही कम है। मींस अभी 26.3 है, जिसको बढ़ा के 50% करना है। इसमें अगर आप देखें तो अब अंडर ग्रेजुएट स्टडी को भी काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी तक हमारे यहाँ ग्रेजुएशन जो 3 और 4 साल यानी 3 और 4 ईयर्स का है वो आपको पूरा कंप्लीट करना होता है। लेकिन अब जो आएगा ग्रेजुएशन, उसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में छोड़ते हैं अपनी पढ़ाई तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, थर्ड ईयर में पढ़ाई छोड़ते हैं सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और जब आप थर्ड ईयर में पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी। इसी तरह इसमें और भी चेंजेस किए गए हैं जिसको हम देख सकते हैं। सबसे बड़ा जो चेंज किया है वो है ये जो मास्टर्स के बाद जो बच्चे एमफिल करते हैं, अक्सर रिसर्च के स्टूडेंट्स इसमें जाते हैं, तो एमफिल कोर्स को स्क्रैप मीन्स डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब एमफिल कोर्स नहीं रहेगा। दूसरा क्या है कि अंडर ग्रेजुएट स्टडी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी एंड PhD लेवल इंटरडिसिप्लिनरी हो जाएगा ना। व्हाट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी? मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा आर्ट्स का है, वो मैनेजमेंट में चला जाए, नहीं मैनेजमेंट का बच्चा सोशियोलॉजी ले ले या ह्यूमैनिटीज़ के पेपर में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD कर ले, है ना। या बीटेक का बच्चा PhD कर ले ह्यूमैनिटीज़ में, तो मतलब उसका पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। इसके अलावा एक जैसे हमारे कोर्सेज में अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसके क्रेडिट्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, और एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो स्टार्ट होगा जिसके तहत आपके क्रेडिट ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। ठीक है, इतना ही नहीं, हमारे देश में अभी तक IITs हैं, IIMs हैं, IIITs हैं, NITs। अब इन्हीं के तर्ज पे आप मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, जिसको हम मेरू नाम से जानते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट होगा। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लेवल पे आपको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। तो ये बहुत ही बड़ा एक मेजर चेंज है। इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को बनाया जाएगा, जो कि एक टॉप संस्था होगी, इज़ द एपिक्स बॉडी, ताकि हमारी कंट्री में रिसर्च कल्चर डेवलप हो और रिसर्च की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। इंडिया रिसर्च में बहुत पीछे है, आपको शायद नहीं जानकर तो बता दूँ। ठीक है, अच्छा आप ये सोचें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्यों चेंज लाया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि QS रेटिंग हो या टाइम्स हायर एजुकेशन की रेटिंग, उसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत पीछे। इनफैक्ट अगर हम QS रेटिंग की बात करें तो इंडिया की यूनिवर्सिटी टॉप 200 में आती ही नहीं है, सिवाय IITs और IIMs को छोड़ के। हाँ, दूसरा जो बहुत ही बड़ी बात इसमें बात की गई है वो है, जैसे अभी तक हमारे देश में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, वो बीटेक के लिए AICTE है, फार्मेसी के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI है, लॉ के लिए लीगल एजुकेशन के लिए BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना। या फिर अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की तो उसके लिए UGC है। अब इन सब को मर्ज करके एक अम्ब्रेला बॉडी, जिसका नाम, इनको सभी को पुराने को रिप्लेस करके एक नई बॉडी आएगी जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। ये एक सिंगल बॉडी होगी जो सभी कोर्सेज़ को रेगुलेट करेगी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को दिमाग में रखना है कि इसके 4 पार्ट होंगे। ठीक है, तो जिसका नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल का जो पहला पार्ट होगा वो है जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो स्टैंडर्ड्स को सेट करेगा। इसका जो पहली आर्म है वो है GEC। सेकेंड जिसकी ब्रांच उसको बोलते हैं हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, जो फंडिंग का काम करेगा। ये वही काम है जो UGC अभी तक करता आ रहा है। तीसरा है
नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल ये नैक को रिप्लेस करेगा, ये एक्रेडिटेशन का काम देखेगा। इसके अलावा जो बड़े चेंजेस हैं वो ये है कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी का अभी उतना प्रसार नहीं हुआ है, तो फॉर द एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी अब हमारे यहाँ नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनेगा, जो ऑनलाइन लर्निंग टूल्स को और मटेरियल्स को डेवलप करेगा, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा। इससे क्या होगा, इससे हमारी लर्निंग, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन सभी चीज़ों को फ़ायदा होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी आने वाला है। ये कब तक आएगा इसके बारे में मेंशन नहीं किया है। और जैसे हमारे क्या है, अभी तक नैक की बात की जाती है, अब उसकी जगह पे परख आने वाला है, जो नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स को असेस करेगा। नैक हमारा कॉलेजेस को असेस करता है, लेकिन परख जो है वो स्टूडेंट्स को असेस करेगा। ठीक है, अब इनसे इसमें एक कुछ और बातें हैं। यहाँ से हम देखें तो सरकार अब ये भी प्लान कर रही है कि अपने देश के हाई एजुकेशन सिस्टम को वो ओपन कर रही है, जैसे 1990s में इकोनॉमी को ओपन किया था। तो पहले इसमें चीज़ क्या है कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपस यहाँ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉरेन में है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड है। अब ये चाहें या कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वो इंडिया में आके अपने कैंपस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, डिग्री प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन आने वाले हैं। दूसरा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की गई है जिसमें कहा गया जेंडर इंक्लूजन फंड होना चाहिए। मैंने एक ऐसा फंड जिससे जो मार्जिनलाइज सोसाइटी लाइक वुमेन है या LGBT सोसाइटी है उनको भी इंक्लूड किया जाए। और इस जैसे हमारे देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वैसे स्पेशल एजुकेशनल जोन इस्टेब्लिश करने चाहिए। ठीक है, और एक और कहा गया कि जो हमारे देश में वो लैंग्वेजेस हैं जिनको थोड़ा सा इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाता है या लोग कम जानते हैं, जैसे कि पाली, प्राकृत, इन सभी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट खोले जाएं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत को या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन को भी सेटअप किया जाएगा, ताकि हमारे देश में मल्टी लिंग्विस्टिज्म डेवलप हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो मैं आखिरी दो बातें से बता दूं, वो एक बहुत बड़ा चेंज लाने की बात की जा रही है, वो हैवी इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। वो ये है कि अब एजुकेशन सेक्टर में 6% जो इसमें मैं अब जो बात करने जा रहा हूँ कि अब एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वो ये है कि GDP का 6% खर्च किया जाएगा। फिलहाल इंडिया GDP का 4.6% खर्च करता है। ठीक है, तो अब इंडिया 6% की बात कर रहा है, जो कि बहुत मेजर चेंज है एक डेवलपिंग इकॉनमी से डेवलप्ड इकॉनमी बनने के लिए। सो ये मैंने बड़े बड़े चेंजेस आपको बताए। अगर हाई एजुकेशन को हम लोग समराइज़ करें तो हम देख सकते हैं कि अब आपके पास फ्लेक्सिबल लर्निंग होगा कि आप इंटरडिसिप्लिन स्टडी कर सकते हैं। मीन्स BA का बच्चा BCom के टॉपिक भी ले सकता है, उसे मास्टर्स कर सकता है या वाइस वर्सा। दूसरे इसमें कहा गया कि एक अम्ब्रेला रेगुलेटरी बॉडी होगी, जो जैसे पहले हमारे यहाँ UGC ICT उनको हटा के एक नई एक बॉडी बनेगी। तीसरे से बात की कि जो GDP है वो बढ़ा के 6% कर दिया जाएगा, GDP जो एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट होता है ना। और इसके अलावा इसमें कहा गया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में अपने कैंपस इस्टेब्लिश करने का भी मौका मिलेगा। और इसमें बात मैं बताना भूल गया था कि इंडिया को जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% तक ले जाना है, जो फिलहाल 26% है, मतलब ऑलमोस्ट डबल करना है। तो ये कुछ इसकी मेजर हाईलाइट हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एडवाइस का ये वीडियो पसंद आएगा, जिससे आप सीख सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या वो बड़े चेंजेस हैं और आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अपने कुछ कमेंट दे सकते हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।